नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मोमेंट में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण हल करेंगे। हमारे सामने पहला उदाहरण है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए प्रश्न कहना क्या चाहता है कि जो n है ये क्या है, प्राकृत संख्या। यहाँ पर हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें 4 प्राप्त होता है। हम n का मान 2 रखेंगे तो हमें 16 प्राप्त होता है। हम n का मान 3 रखेंगे तो हमें 64 प्राप्त होता है। ऐसे हम 4, 5 रखते जाएंगे। ये प्रश्न कहना चाहता है कि कभी ऐसा होगा कि आपने n का मान कुछ ऐसा रखा और इकाई अंक शून्य बचा हो। देखिए इकाई अंक शून्य कब बचेगा, जब यहाँ पर ये 4 है, इसके गुणनखंड किस रूप के हो, 2 गुणा 5 के रूप के हो। लेकिन यहाँ पर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 2 गुणा 2 मिलता है, जिसमें क्या नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 20 है, जिसमें इकाई अंक कितना है, 0। अब इसके हम अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 20 में 2 का भाग 10 आएंगे, 10 में 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो देखिए यहाँ पर जो 20 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर 4 के गुणनखंड करें तो इसमें 5 उपस्थित नहीं है, केवल 2 ही उपस्थित है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हल, संख्या 4n का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 गुणा 2 की पावर n। यहाँ पर 4n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, क्या है, 4n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। अतः 4n में n के किसी भी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4n यानी कि 4 के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होते तो ये शून्य पर समाप्त होता, किंतु अपन यहाँ देख रहे हैं 4 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2। यहाँ पर 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 4n 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए उदाहरण 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए हल, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। अब देखिए 20 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे 10 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा। अतः 20 के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा
5। अब देखिए HCF, देखिए कॉमन संख्या की निम्न घात, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन क्या है? 2, और उसकी निम्न घात यानी कि 2 की पावर 1 है, तो निम्न घात क्या हुई? 1। अतः HCF क्या होगा? 2। अब देखिए LCM, सभी संख्याओं की उच्च घात 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर 2 की उच्च घात कौन सी है? 2, तो 2 की पावर 2। अब इसे हल करेंगे 4 गुणा 15 यानी कि 60। अतः HCF किन किन का? 6 और 20 का क्या है? 2। LCM 6 और 20 का क्या है? 60। देखिए अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपन लोग 96 और 404 का HCF ज्ञात करेंगे। देखिए हल, 96 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 का भाग देंगे 4, 16 हो जाएंगे, 16 में 2 का भाग देंगे 8, 48 में 2 का भाग देंगे 24, फिर 24 में 2 का भाग देंगे 12, फिर 12 में 2 का भाग देंगे 6, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1। अतः 96 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 3। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 का भाग देंगे 2 0 2, फिर से 2 का भाग देंगे 1 0 1। 101 अभाज्य संख्या है, अतः इसमें 101 का भाग जाएगा 1। अतः 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 गुणा 101। अब देखिए HCF क्या होता है? कॉमन संख्या की निम्न घात, कॉमन संख्या की निम्न घात। अब देखिए इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन संख्या क्या है? 2 2। अब देखिए उसकी निम्न घात, यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, हमें निम्न घात लेनी है। हम क्या लेंगे? 2 की घात 2, ये कितना आ जाएगा? 4। अतः HCF किन किन का? 96 और 404 का कितना आ जाएगा? 4। अब हमें क्या निकालना है? LCM। अब देखिए आप एक संबंध को ध्यान में रखिए, क्या कि 2 संख्याओं के HCF और LCM का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? देखिए हमें 2 संख्याएं दे रखी है A व B, इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF किनका? A B का गुणा LCM A B का। इनके LCM और HCF का गुणा किसके बराबर होगा? इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। आशा है आपके समझ में आया होगा। इसी फॉर्मूले के द्वारा हम 96 और 404 का क्या निकालेंगे? LCM। देखिए LCM हमें निकालना है, गुणा HCF अपने पास कितना आया? 4। अब देखिए A कितना है अपने पास? 96। B कितना है? 404। अब यहाँ से 4 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा,
एलसीएम बराबर 96 गुणा 404/4। अब देखिए 4 से काटेंगे 101 बार कटेगा। अब 101 को 96 से गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए। 6 0 6 गुणा 9 0 9 6 9 6 9। अतः इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया? 9496। तो एलसीएम बराबर कितना है अपने पास? 9696। देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 6, 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हम 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 में 3 का भाग देंगे 1, अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। अब 72 में 2 का भाग देंगे 36, फिर 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग देंगे 1। अतः 72 के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब 120 देखिए, 120 में 2 का भाग देंगे 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। अतः 120 के भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमें एचसीएफ निकालना है। मैंने बताया कि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन संख्या की निम्नघात। पहले इन सब में कॉमन लिखेंगे अपन लोग, 2 और 3, इनकी निम्नघात। निम्नघात क्या है? 1, क्योंकि यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, वहाँ 2 की घात 3 है, तो हमें निम्नघात लिखनी है। तो 2 की घात 1 गुणा 3, क्योंकि 3 की पावर भी निम्न क्या है? 1, इनका गुणा आ जाएगा 6। अतः एचसीएफ 6, 72, 120 का कितना आएगा? 6। अब देखिए एलसीएम, सभी संख्याओं की उच्चघात। पहले तो आप जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं उन सभी को लिख लें। 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 ही संख्याएं हैं। अब इनकी उच्चघात, अब देखिए 2 की उच्चघात क्या है? 3, 3 की उच्चघात क्या है? 2, 5 की उच्चघात क्या है? 1। अब देखिए 8 गुणा 9 गुणा 5, देखिए 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, और 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 360। अतः 6, 72 और 120 का एलसीएम कितना आएगा? 360। आशा है आज जो हमने 4 उदाहरण किए वो सभी उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।